तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पूरा मैटर का कंसेप्ट लिया है। सबसे पहले हमने ये जाना कि ये पूरा यूनिवर्स जो है आपके केवल और केवल मैटर्स और एनर्जी से बनी हुई है। ठीक है, मैटर का आइडेंटिफिकेशन यानी कि आप किसे मैटर कहेंगे तो इसके लिए आपने दो कंडीशन रखा। एक तो उसका अपना सेल्फ मास होना चाहिए और दूसरा वो क्या कर रहा होगा, कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा होगा। फिर हमने आपको ये कहा कि जो मैटर्स होते हैं उसके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, 5 प्रॉपर्टीज़ हमने बताई। पहला प्रॉपर्टीज हमने आपको बताया था कि जो मैटर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, मेडअप ऑफ पार्टिकल। ठीक है ना। और इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, ये कंटिन्यूअस नहीं होती, यानी कि ये सतत नहीं होती। फिर दूसरा हमने ये कहा कि इन जो पार्टिकल से बने होते हैं उनकी साइज क्या होती है, एक्सट्रीमली क्या होती है, स्मॉल होती है, जिसे आप अपने नग्न आंखों से भी नहीं देख पाते हैं। कभी कभी हम अच्छे लेवल पे जब माइक्रोस्कोप को लेते हैं तब उसकी साइज को हम क्या कर सकते हैं, उनके साइज या फिर उस पार्टिकल को हम देख पाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज हमने देखी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। एग्जाम्पल मैंने दिया था किस प्रकार से पानी का कलर का चेंज हो जाना। फिर चौथी प्रॉपर्टीज हमने देखी जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मूविंग इन नेचर के होते हैं। और अंतिम हमने देखा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है उन सारे पार्टिकल्स के बीच में। तो ये मैटर के पांचों प्रॉपर्टीज हमने डिस्कशन करने के बाद हमने कहा कि जिस प्रकार इंसान की क्लासिफिकेशन हम 3 पार्ट में कर रहे होते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, उसी प्रकार हम मैटर का क्लासिफिकेशन 2 भाग में करते हैं। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि भौतिक वर्गीकरण हम उसे कहते हैं जिसको आप फिजिकली क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे होंगे। और केमिकल जो आपके आंखों के सामने तो चीजें हो रही होती है लेकिन आप उसे देख नहीं पाते, कुछ रिएक्शन वहां पर हो रहा होता है, कुछ केमिकल कंपाउंड होते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने कहा था कि जो मैटर के जो होते हैं 5 स्टेट होते हैं। ठीक है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे जानकारी लेनी थी। अब ये जो सॉलिड है, ये जो लिक्विड है, ये गैस है, ये क्या आपकी एक मैटर है, यानी कि मैटर बोले तो ये पदार्थ है, ये पदार्थ की अवस्था है सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसमें हमने आपको फिर क्या बोला कि हम सर एक एक सॉलिड के हर एक पार्टिकल की क्या करेंगे, हम लोग सर प्रॉपर्टीज को जानेंगे। तो हमने पढ़ा सर सॉलिड के बारे में, पूरा डिटेल जानकारी ली कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, क्यों, क्योंकि भाई सॉलिड क्या है, मैटर है, और अगर ये मैटर है तो किससे बना होगा, पार्टिकल से। तो सॉलिड और लिक्विड और गैस में अंतर क्या था, अंतर बस इतना सा था कि जो सॉलिड होता है जिन पार्टिकल से मिलकर के बने होंगे उनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगे, लिक्विड के पार्टिकल की प्रॉपर्टीज अलग होंगे और गैस के पार्टिकल की प्रॉपर्टीज अलग होंगे। फिर हमने आपको आगे बताया कि आप इंटर कन्वर्जन करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर का, यानी जो पदार्थ की जो अवस्था है आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का अर्थ मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास सॉलिड है तो सॉलिड को अगर आपको लिक्विड में बदलना है, यानी कि आपके पास कोई एक बर्फ है सॉलिड के फॉर्म में, तो इस बर्फ को क्या करेंगे, आपको लिक्विड स्टेट में लानी, यानी कि उसकी अवस्था को चेंज करना है। अगर आपको इसकी अवस्था को चेंज करना था सॉलिड से लिक्विड में, तो मैंने क्या बोला था कि सर जो सॉलिड की जो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज है उसकी पार्टिकल की जो गुण है उसकी गुण को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना होगा, उसकी क्या करना होगा, उसके प्रॉपर्टीज को चेंज करना होगा। तो अगर आपको लिक्विड बनाना है सॉलिड को तो लिक्विड के जो पार्टिकल की जो गुण है, यानी कि लिक्विड की पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज होगी उसके इक्वल आपको करने पड़ेगा, तो आपका फाइनली ये सॉलिड क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि सॉलिड के पार्टिकल के पास प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रांग लग रहा होता है। इंटरमॉलिकुलर स्पेस या फिर वॉइड्स कहते हैं जिसको, जो क्या होता है, काफ़ी कम होता है। फिर हमने ये कहा था कि ये क्या होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपने प्लेस में ही, क्यों, क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग लग रहा होता है। हाईली डेंस होते हैं, कंप्रेसिबल यहाँ पे नहीं होता है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस भी देखने को नहीं मिलता। ये सारे प्रॉपर्टीज थे आपके सॉलिड के। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या थी कि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था वो काफ़ी वीक होती है। वीक होने के साथ साथ मतलब क्या हो गया, कमजोर है, और अगर कमजोर है तो ये क्या करेंगे, मूविंग करेंगे, यानी कि गतिशील अवस्था में होगी पार्टिकल, और यानी कि इसके पास कुछ सम काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है उसके बाद इसके बीच जो होता है मॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि जो वॉइड हमने जिसको नाम दिया था, यानी कि कुछ जो खाली स्थान होते हैं इनके पार्टिकल के बीच होते हैं, लेस डेंसिटी होते हैं, ये कंप्रेसिबल नेचर के होते हैं। देखिए इनकी पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज हो गई, यानी कि लिक्विड की वो मैंने कुछ अलग बताया और सॉलिड के पार्टिकल की प्रॉपर्टी का मैंने कुछ अलग बताया। तो अब क्या करेंगे सर, जो सॉलिड की पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज है उसको हम चेंज करेंगे।
चेंज करेंगे कहने का मतलब ये है कि अगर हमको लिक्विड बनाना है तो लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज होगी पार्टिकल की उसमें हम बदल देंगे, या अगर आपको सॉलिड से गैस बनाना है तो आप गैस के पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज है उसके लिए उसके तरह आप कर देंगे। यानी ये मेल है, ये फीमेल और ये ट्रांसजेंडर है, तो मेल को फीमेल बनाना है तो फीमेल की जो कोशिका है यानी कि जो सेल है उसकी जो सेल की जो प्रॉपर्टीज जो गुण होगी उसके तरह आपको करना होगा, क्या होगा, मेल के कोशिका को। ठीक है, तो अब इसकी जो प्रॉपर्टीज आप चेंज कर रहे होंगे तो आप कैसे चेंज करेंगे? मैंने कहा कि इसके लिए आपके पास दो फैक्टर होता है, एक होता है आपके पास टेम्परेचर और एक होता है आपके पास प्रेशर। तो अब हम आगे यही पढ़ेंगे कि पहला जो एक फैक्टर ले रहे होंगे हम लोग टेम्परेचर का, कि किस प्रकार से हम लोग टेम्परेचर को चेंज करके आप जो मैटर है यानी कि उसकी जो स्टेट है सॉलिड से आप लिक्विड में बना देंगे, लिक्विड से आप गैस में बना देंगे। यानी कि सॉलिड से आप लिक्विड बना रहे तो इस प्रोसेस का क्या नाम दिए थे सर? मेल्टिंग या फिर फ्यूजन या फिर गलन कहते हैं। ठीक है, और अगर आप लिक्विड से सॉलिड बना रहे थे यानी कि पानी से बर्फ बना रहे तो आप उसे का नाम दिए थे फ्रीजिंग का, यानी कि आपने उसे कहा था सॉलिडिफिकेशन। और अगर आप लिक्विड से गैस बना रहे थे उसको आपने दिया था वेपराइजेशन, और गैस से अगर आप लिक्विड बना रहे थे तो आप उसे बोल रहे थे कंडेंसेशन या संघनन। या फिर अगर आप गैस से प्लाज्मा जा रहे थे तो आयनीकरण था, और प्लाज्मा से अगर आप गैस में आ रहे थे तो ये क्या था? अनआयनीकरण। यहां मैंने ये बताया था कि गैस को इतना हाईली टेम्परेचर में हीट किया जाता है, यहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयन के फॉर्म में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस स्टेट का नाम हो जाता है प्लाज्मा। चीजें यहां तक क्लियर है? तो अब हम लोग जो होता है जो करेंगे, जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट होगा यानी कि जो तापमान का जो प्रभाव पड़ेगा, इस तापमान फैक्टर को या फिर इस टेम्परेचर के फैक्टर को हम लोग यूज करके आपकी जो स्टेट थी सॉलिड को हम कैसे लिक्विड में बदलेंगे इसको समझते हैं। तो देखिए, पहला जो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। यानी कि आपके पास कोई सॉलिड है मैटर, आप उसको लिक्विड में बदलेंगे, उसको आप क्या नाम देते हैं? मेल्टिंग का नाम देते हैं। यानी कि ठोस से द्रव की अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे आप क्या नाम देते हैं? गलन। सॉलिड का मतलब समझ में आ रहा है? बर्फ होगा, बर्फ को आपको लिक्विड में बदलना है। अच्छा, एक चीज हमें ये बताइए, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट आपका टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं? यानी कि कोई भी पानी का अगर मेल्ट कर जाना, सॉरी बर्फ का जो मेल्ट हो जाना, ठीक है ना, वो बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाती है? तो आप क्या बोलते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। जैसे ही पानी का तापमान अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठंड में क्या होता है? 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। अब इससे जैसे ही थोड़ा सा अगर लो होगा तो आपके घर के जो पानी है वो क्या बन जाएगी? आइस में चेंज हो जाएगी। यानी सॉरी, ये मैंने उल्टा बोल दिया, फ्रीजिंग का मैंने कंसेप्ट बोल दिया। मतलब मेरा ये, अब सुनिएगा ध्यान से, जैसे कि मेल्ट करना, यानी कि आपके पास बर्फ है, बर्फ के अंदर, बर्फ जो है आपके फ्रीजर के अंदर रखी हुई है, तो वहां का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आप उसको बाहर निकाले फ्रीजर से तो उस बर्फ का क्या है? तापमान यानी कि टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा -4 से -3। अभी भी वो क्या होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा, आइस के फॉर्म में होगा। -3 से -2 होगा, अभी भी वो सॉलिड आइस के फॉर्म में होगा। -2 से -1 आएगा, फिर -1 से 0 डिग्री सेल्सियस आने के बाद वो बर्फ अब क्या? बर्फ ना रह करके अब वो धीरे धीरे क्या होगा? लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो रहा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? हमें अगर आपसे पूछ लिया जाए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, यानी कि कोई बर्फ है उसकी गलन, उसकी गलनांक कितनी होती है, यानी कि उसका तापमान कितने तापमान पे वो गलता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो ये जो मैंने बोला 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बर्फ का गल जाना, अब ये कैसे होता है, उसके टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट काम कर रहा होता है, उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक है भाई, तो ये एक छोटा सा फिगर आपको समझना है। यहाँ मैंने एक ग्लास लिया है, ठीक है, और ये आपका बीकर है, नीचे मैंने बर्नर जलाया है, बर्नर इसे लिख देते हैं। बर्नर कहने का मतलब है कि आप इसके थ्रू क्या कर रहे हैं? लगातार हीट दिए जा रहे हैं। ठीक है, आग लगा दिए हो आपने नीचे या गैस ऑन कर दिए हो, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं? हीट एनर्जी आप क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस ग्लास के अंदर आपने आइस रखा है, ठीक है, एक आइस क्यूब रख दिया है, और इस आइस क्यूब के अंदर आपने एक थर्मामीटर क्या कर दिया है? डाल के रखा हुआ। ठीक है, एक स्टैंड के हेल्प से आपने थर्मामीटर को स्टैंड में लगा दिया है बांध करके, और इसको आपने आइस क्यूब का टेम्परेचर ये मेजरमेंट करते रहेगा, और इधर से आप हीट एनर्जी देते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आप हीट एनर्जी देंगे तो ऑटोमेटिक इस आइस क्यूब की जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। आप हीट दे रहे हो तो भाई टेम्परेचर इंक्रीज होगी। आइस की मान के चलते अभी टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर आपने गैस ऑन कर दिया है, बर्नर ऑन कर दिया है, तो -10 से क्या होगा? माइनस बढ़ते चला जाएगा टेम्परेचर, -9,
-8, -7, -6, फिर 0 डिग्री सेल्सियस, फिर ये फाइनली ये आइस जो होगा, आइस ना रह के सॉलिड फॉर्म में ना रह के, अभी ये कौन से स्टेट में, ये सॉलिड फॉर्म के स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड के स्टेट में ना रह के ये क्या चीज में बदल जाएगा, लिक्विड के स्टेट में बदल जाएगा। तो अब जैसे जैसे आप हीट देंगे तो इसकी जो आइस क्यूब की टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो इसका मेजरमेंट आप लेने के लिए क्या किए, एक थर्मामीटर लगा दिए। थर्मामीटर टेम्परेचर शो करते रहेगा कि अभी -10 है, कि अभी -9 है, -8 है। क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल में समझते हैं। ये 1 केजी का मैंने आइस लिया हुआ, ठीक है। ये आइस क्यूब जो मैंने ग्लास में रखा था वो 1 केजी का आइस है, जिसका टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आपने क्या किया, बर्नर यहाँ पर ऑन कर दिया है। आपने बर्नर जैसे ही ऑन किया, यानी कि गैस जैसे ही ऑन किया, यानी कि आप क्या कर रहे हो, हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अगर आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर आप ऊष्मा ऊर्जा अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या होगा सर, इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपने थर्मामीटर लगा रखा है, उस थर्मामीटर में सारी चीज़ें दिखेगी। जैसे कि इस फिगर में आपको यहाँ पर मैं दिखाऊं, तो यहाँ थर्मामीटर में आप क्या करेंगे, सारा टेम्परेचर नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए अब होता क्या है, जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, अब ये आइस क्यूब की टेम्परेचर इंक्रीज होते चली गई, -9 डिग्री सेल्सियस। अगले 1 मिनट के बाद, उसके अगले 1 मिनट में देखा गया -8 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर -7 हुआ, फिर -6 हुआ, फिर -5 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर -3, फिर -2, फिर -1 डिग्री सेल्सियस, और फिर आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ तक का केस को समझिएगा, ठीक है, इस केस तक, यहाँ तक की देखिए ये जो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लगातार हीट एनर्जी सप्लाई करते चले जा रहे हैं, ठीक है। हीट एनर्जी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप सप्लाई कर रहे हैं। ये जो आप हीट एनर्जी दे रहे हैं, ये आखिर ये हीट ऐसा क्या काम कर रहा है जो इसके टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है, और इसके जो पार्टिकल में क्या चेंजेस आ रहा है। देखिए ये आइस क्यूब क्या है आपका, एक अभी सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है भाई, सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि इसके पार्टिकल क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। अच्छा, ये क्लोजली पैक्ड क्यों होंगे, क्योंकि इनके बीच क्या हो रहा होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पर लग रहा होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड किया, ठीक है सर, आप यहाँ पर हीट एनर्जी क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। हीट एनर्जी किससे दे रहे हैं, बर्नर से दे रहे हैं। तो जैसे ही आप अगर यहाँ से हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हीट एनर्जी क्या काम कर रहा है, ये हीट एनर्जी जो है, इसके जो पार्टिकल है, इसकी पार्टिकल के पास अभी कैसा नेचर है, सॉलिड फॉर्म में है, तो ये वाइब्रेट करने के नेचर में रखता है। तो ये हीट एनर्जी क्या करेगा, जैसे कि आपने इतने देर तक हीट एनर्जी सप्लाई किया, -10 से -9 आया, -8 आया, यानी ये हीट एब्जॉर्ब करते जा रहा है। तो ये हीट जो है इसके पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इंक्रीज करने का काम करती है, ठीक है ना, इंक्रीज करने का काम करती है, यानी कि गतिज ऊर्जा को इंक्रीज करती है, ठीक है। किसको इंक्रीज करती है, गतिज ऊर्जा को इंक्रीज कर देती है। और अप टू 0 डिग्री सेल्सियस तक, यहां तक जो पार्टिकल के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, मतलब अब जो इसके पार्टिकल हैं, यानी इसके कहने का मतलब है ये जो सॉलिड आइस क्यूब है, इस आइस क्यूब के जो पार्टिकल के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अब ये काइनेटिक एनर्जी तैयार है, अगर अब ये इसके बीच क्या हो रहा है, एक स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर रहा है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो गया तो ये पार्टिकल क्या करने लगेगा, मूविंग करने लगेगा। और जैसे ही ये पार्टिकल अगर मूविंग करने लगेगा सर, तो ये किसका पार्टिकल आपका मूविंग कर रहा था, तो ये आपका था लिक्विड का पार्टिकल, ठीक है। यानी आप समझ सकते हैं कि कैसे पार्टिकल की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है, स्पेस भी आ गया है, और इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया। लेकिन ये जो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ तक, इसकी मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, अभी इस इतने दूर तक क्या हुआ, आपने जो हीट एनर्जी दिया, इसकी जो पार्टिकल के पास क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गई। यानी कि जितनी काइनेटिक एनर्जी एक लिक्विड के पार्टिकल के पास होनी चाहिए, उतनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आ गई है, ठीक। इसके बाद आप लगातार कंटिन्यू बर्नर ऑन ही रखा आपने, और लगातार आप हीट एनर्जी देते गए। तो आपने थर्मामीटर में देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस, अगले 1 मिनट के बाद वो थर्मामीटर फिर से 0 डिग्री सेल्सियस ही रीडिंग शो कर रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर आपने देखा कि शायद हो सकता है बढ़ जाए, तो अगले मिनट भी 0 डिग्री सेल्सियस ही शो किया, उसके अगले मिनट भी 0 डिग्री सेल्सियस, उसके अगले मिनट भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो एक समय के लिए आपको ऐसा लगा कि शायद हमने थर्मामीटर को ही हटा दिया है, या फिर हमारा थर्मामीटर ही खराब हो गया, ठीक है।
तो चेक किया हमने कि थर्मामीटर बिल्कुल सही है। फिर हमने देखा कि कहीं बर्नर तो हमने बंद नहीं किया, यानी कि हम हीट एनर्जी ही सप्लाई करना तो बंद नहीं किया, तो देखा हमने हीट एनर्जी भी सप्लाई कर रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों हुई, ये थर्मामीटर टेम्परेचर क्यों नहीं शो कर रहा था, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्यों रुक गया, वो 0 से के बाद 1 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं शो किया, इस चीज़ को समझना है हमें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर, ये हीट एंड टेम्परेचर में भी काम आएगा। तो देखिए इस 0 डिग्री सेल्सियस के बाद हो जाना चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि -3 के बाद -2 -1 इंक्रीज होते चला गया टेम्परेचर, 0 के बाद 1 हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो गया। थर्मामीटर आपकी सही है, हीट आप प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आखिर ये जो आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, ये हीट एनर्जी कर क्या रहा है, ये हीट एनर्जी कहाँ चली गई है। अगर ये हीट एनर्जी आ रही है इसके अंदर, इस पार्टिकल के बीच, इसके पार्टिकल के बीच आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए। जो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, जब पार्टिकल के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का कहने का मतलब समझिए कि अगर ये सॉलिड है, इसको अगर आप लिक्विड में बदल रहे हैं, तो लिक्विड के जब एक पार्टिकल के पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए मूव करने के लिए, उतनी काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ जाती है कब, 0 डिग्री सेल्सियस जब तक आती है तब तक, ठीक है। इसके बाद जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये हीट जो होती है, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षित बल जो लग रही थी उसके बीच, पार्टिकल के बीच, उसको क्या करता है, वो ओवरकम करता है, यानी कि उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो काम कर रहा था उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, या फिर उसको घटाता है, या फिर कम करता है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हीट ऐसी हीट थी जिसको आपकी थर्मामीटर क्या कर पाई, रीडिंग ही नहीं कर पाई, यानी कि ये थर्मामीटर से क्या हुआ, छुप गया। ये छुप जाने के कारण ही इसे हम कहते हैं छुपी हुई ऊष्मा, या फिर इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लैटेंट हीट। तो देखिए लैटेंट हीट क्या होता है, वो हीट जिसको टेम्परेचर मेजर ही नहीं कर पाई। आखिर ये लैटेंट हीट ने क्या काम किया, टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं किया। देखिए ये लैटेंट हीट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा, ये लैटेंट हीट क्या कर रहा है, इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको वीक करने का काम करता है। तो अब देखिएगा ये 0 डिग्री सेल्सियस तक इसके पास क्या हो गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गया, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस के बाद अगले मिनट, उसके अगले मिनट, और उसके अगले मिनट, और उसके अगले मिनट, यानी कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ये 4 मिनट तक आपकी थर्मामीटर ने रीडिंग शो नहीं किया, 0 डिग्री सेल्सियस ही शो किया। तो इस 4 मिनट में ये जो हीट आ रही थी इस पार्टिकल के अंदर, इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था उसको ये क्या कर रहा था, कम कर रहा था। और फाइनली यहाँ तक जो प्रोसेस चली है, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने का काम किया है, यानी कि अब जो यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में जो आइस था वो अब हल्का हल्का क्या हो रहा है, लिक्विड के पार्टिकल के प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है, या फिर गेन कर रहा है, या फिर लिक्विड के पार्टिकल, या फिर लिक्विड के यानी कि जो तरल की जो कण है उसके गुण को क्या कर रहा है, उसके गुण की तरह ट्रीट करने लग गया है अब ठोस के कण, ठीक है। अब धीरे धीरे पिघलना यहाँ से स्टार्ट हो गया है। इस 4 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा जो सॉलिड फॉर्म में आइस क्यूब था अब जो है आपका ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही चेंज हो जाएगा मतलब उसका क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे वीक हो जाएगा, तो अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम है भाई, और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो गया, अब वीक हो गया। तो यानी अब पार्टिकल क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो फाइनली उसके बाद जब आप हीट देते रहेंगे तो फिर टेम्परेचर तुरंत आपका थर्मामीटर 1 डिग्री सेल्सियस दिखाने लगेगा, फिर 2 डिग्री सेल्सियस दिखाने लगेगा, और फिर 3 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से आप हीट देते रहेंगे तो टेम्परेचर पानी का इंक्रीज होते चला जाएगा। तो अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज जो आपने देखा, यहां तक जो आप क्या देखें, यहां पर क्या हो रहा था, स्टेट चेंज हो रहा था, यानी कि जो सॉलिड स्टेट में था, यानी कि जो मैटर, यानी कि जो पदार्थ, यानी कि जो आइस क्यूब ठोस अवस्था में थी, ये जो यहाँ पर आपने क्या देखा, जो इस हीट एनर्जी के कारण इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षित बल को जो ये काम कर रहा था हीट एनर्जी, यहाँ पर आपका स्टेट का क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था, यानी कि स्टेट चेंज यहाँ हो रहा था। लेकिन एक चीज़ और भी आपको याद रखना है कि जब भी मैटर की स्टेट चेंज होती है, यानी कि जब पदार्थ की अवस्था बदलती है, तो आपकी टेम्परेचर क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तापमान क्या होता है, नियत रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अगर कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी मैटर जिसकी स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में बदल रही है, लिक्विड से गैस में बदल रही है, या सॉलिड से गैस में बदल रही है, तो उस केस में क्या नियत होता है, क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी। तो आप क्या कहेंगे,
टेम्परेचर वहां पर कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट क्यों होता है? क्या आपने टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहे थे? क्या आप हीट एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहे थे? बिल्कुल प्रोवाइड कर रहे थे हीट एनर्जी, लेकिन ये जो हीट एनर्जी थी ये छुप जाती है थर्मामीटर से, जिसको हम नाम देते हैं लैटेंट हीट का, यानी कि छुपी हुई ऊष्मा कहते हैं। दूसरी बात, ये जो हीट थी आपकी कैसी हीट थी? लैटेंट। इसको बोला क्या जाता है, ध्यान से सुनिएगा, इसे कहा जाता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर इसको हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग का नाम देते हैं। क्यों? देखिए, फ्यूजन और मेल्टिंग से कंफ्यूज नहीं होता, दोनों सेम चीज है। ये लैटेंट हीट ये वो छुपी हुई ऊष्मा है जो क्या कर रहा है? सॉलिड को मेल्ट करने का काम कर रहा है। उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर दिया, यानी कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी यहां तक मैक्सिमम आ गई थी। अब जैसे ही वीक हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब उसके पार्टिकल अब लिक्विड के पार्टिकल की तरह ट्रीट करने लग गया, मूव करने लग गया, स्पेस आ गया, लेस डेंसिटी हो जाएगा, कंप्रेसिबल इन नेचर के हो जाएगा। तो ये जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का आपने कंसेप्ट समझा, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तो आप इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। मैं आपको लिखवा दे रहा हूं इसकी डेफिनेशन को भी। पहले सुनिएगा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पहले आप समझे कि नहीं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? छुपी हुई ऊष्मा है वो जो स्टेट को चेंज करने का काम कर रही होती है। और छुपी हुई क्यों? क्योंकि इसको थर्मामीटर रीड नहीं कर पाती। क्यों नहीं रीड कर पाती है? क्योंकि ये कर क्या रहा होता है, इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यानी कि जिस भी स्टेट में होगा, अगर ये सॉलिड स्टेट में तो सॉलिड के पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको वीक कर रहा होगा, और इसीलिए हम इसको नाम देते हैं छुपी हुई ऊष्मा। और इसको मेल्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि, या फिर फ्यूजन इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका सॉलिड से ये क्या बदल गया, आपका मेल्ट करके, यानी यहाँ पे सॉलिड क्या कर रहा है? मेल्ट ही कर रहा, गल ही ना रहा आपका बर्फ। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसकी डेफिनेशन आप लोग लिखिएगा, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप लोग को हिंदी में बोलूंगा तो हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा। मैं यहां लिख रहा हूं द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है ना, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज, मैं फिर से समझा भी दूंगा, लिख लेने दीजिए मुझे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज, दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid, that is required to change 1 kg of solid into liquid, ठीक है ना, solid into liquid at atmospheric pressure, at atmospheric pressure, ठीक है ना, at atmospheric pressure at its melting point is called latent, हिंदी में भी लिखेंगे अभी हम लोग, latent heat of fusion। पहले समझिए क्या मैंने लिखा है, जो मैंने बोला वही मैंने लिखा। देखिए, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट, यानी पहले इंग्लिश में समझ लीजिए, हिंदी में भी समझाएंगे। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी कि उतनी ऊष्मा ऊर्जा हमें चाहिए, ठीक है ना, दैट इज रिक्वायर्ड, जो 1 kg सॉलिड को, ठीक है ना, लिक्विड में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी हमें ऊष्मा चाहिए होती है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए, आइस की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, मैंने बताया था 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, क्या ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इस 0 डिग्री सेल्सियस पर जितनी आपने हीट की रिक्वायर्ड हुई इस 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, उस ऊष्मा को ही आप क्या कहेंगे? लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। हिंदी में लिख लीजिए। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं कि वह ऊष्मा जो सॉलिड के जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पे देखिए आइस की, तो उस मेल्टिंग पॉइंट पर ही उसके अवस्था में परिवर्तन करने के लिए, और कितना होना चाहिए अमाउंट? 1 kg होना चाहिए, ठीक है। तो वह ऊष्मा, या फिर लिखिए वह ऊष्मा ऊर्जा जो 1 kg ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यकता होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हिंदी में लिखे वायुमंडलीय दाब पर, उसको आप क्या कहेंगे? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। या अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, चीज़ें यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो लैटेंट हीट का कंसेप्ट है, ये हीट एंड टेम्परेचर में भी यूज होगा, अच्छे खासे यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। तो लैटेंट हीट का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, किस प्रकार से आपका सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ, ये भी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। किस प्रकार से सॉलिड का लिक्विड बदल रहा है, मतलब हम क्या कर रहे थे, सॉलिड के पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज थे उसको हम लोग चेंज कर रहे थे, ठीक है। अब आगे एक लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी का, इस एनसीईआरटी के इस लाइन पर थोड़ा सा ध्यान देना है, और अब उस लाइन को ध्यान देना क्या, वो लाइन अब आपको समझ में आएगी।
तो एनसीईआरटी का ये लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अब समझ में आएगा क्योंकि आपने पढ़ लिया है जो कंसेप्ट मुझे देना था। अगर एनसीईआरटी पढ़ते तो ये चीज़ आपको समझ में ही नहीं आता। देखिए क्या बोला गया, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड is an indication of the strength of the force of attraction between its particle। फिर से द मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान रखिएगा मेल्टिंग पॉइंट की बात की गई है, ठीक है। ऑफ अ सॉलिड, कोई भी सॉलिड यानी कि कोई ठोस जिसकी मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, वो क्या बताती है, वो इंडिकेट करती है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि जो आकर्षित बल का, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, जो किसके बीच लग रही है, पार्टिकल के बीच में लग रही है, वो आपका मेल्टिंग पॉइंट बताता है, ठीक है। यानी किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। इसका मतलब ये कि जो आपको मैंने कहा कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस यानी ये मेल्टिंग पॉइंट है किसका, आइस का। ये क्या बता रहा है 0 डिग्री सेल्सियस कि उसकी क्यों 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 ये 0 डिग्री सेल्सियस जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्यों बता रहा है इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखिए यहाँ लिखा गया है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे थे, यानी कि कौन सी हीट, लेटेंट हीट, ये लेटेंट हीट क्या काम कर रहा था, ये हीट एनर्जी क्या कर रहा था, इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही थी उसको वीक करने का या फिर उसके ओवरकम कर रही थी। तो ये बताता है कि उसके बीच यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस में कितना टाइम लगा होगा 1 डिग्री सेल्सियस आने में, तो उससे हमें पता चल जाता है कि उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा था, यानी कि पार्टिकल के बीच जो आकर्षित बल लग रहा था वो कितना स्ट्रेंथ में, हाईली स्ट्रेंथ है या फिर कम स्ट्रेंथ है, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट आपका बताता है। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट अगर आपका हो गया 0 डिग्री के अलावा -1 डिग्री सेल्सियस, तो इस -1 डिग्री सेल्सियस में आप जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप पार्टिकल क्या करेगा, उसके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में लग जाएगा -1 डिग्री सेल्सियस। तो कोई भी अगर कोई आपके पास मैटर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट मैं बोल दे रहा हूँ -80 डिग्री सेल्सियस है, तो -80 डिग्री सेल्सियस में आपको यह पता होना चाहिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की गई है पार्टिकल के बीच में जो लग रही होगी, वो मेल्टिंग पॉइंट आपको ये बताता। चीजें क्लियर हो गई। अगला लाइन आपको लिखा हुआ है कि जो प्रोसेस होती है मेल्टिंग की, यानी कि जो प्रोसेस मेल्टिंग की, कहने का मतलब ये जो प्रोसेस आपने देखा यहाँ पर, अब आपका जो बर्फ क्या हो रहा है, मेल्ट कर रहा है। देखिए यहाँ तक अभी आपने क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी उसके पार्टिकल को इंक्रीज होते हुए देखा 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फाइनल अब जो बर्फ है थोड़ा थोड़ा पानी में चेंज होते होते फाइनली यहाँ पर आप देखोगे पानी में पूरा कंप्लीटली बर्फ चेंज हो गया। ये लेटेंट हीट क्या किया, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर दिया था। तो यहाँ पर जो प्रोसेस आप बोल रहे होते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज ऑल्सो नॉन एज फ्यूजन, यानी फ्यूजन मतलब मेल्टिंग ही होता है, यानी कि मेल्टिंग, फ्यूजन को हिंदी में कहते हैं संगलन। गलन की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन ही कहते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो देखिए जो अभी आपने देखा मेल्टिंग में क्या हो रहा था, आपका जो सॉलिड था वो क्या हो रहा था, लिक्विड में चेंज हो रहा था। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, हीट एनर्जी दे रहे थे या हीट एनर्जी बाहर निकाल रहे थे। तो आपने क्या किया था, बर्नर ऑन किया था, यानी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी, ठीक है ना, हीट एनर्जी का यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का। तो जब भी कोई मैटर सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा होगा या फिर अगर वहां पर मेल्टिंग हो रही होगी मैटर की, तो वहां पर आप हीट एनर्जी क्या हो रही होगी, एडिशन हो रही होगी या फिर रिजेक्शन हो रही होगी। तो यहां पर हीट क्या हो रहा होगा, एडिशन हो रहा होगा या फिर हीट गेन भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा, सॉलिड का पार्टिकल हीट ले रहा था ना, अभी मैंने आपको दिखाया था, तब तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रही थी, यानी आइस सॉलिड है, अब वो क्या चीज बदल गया, पानी में। तो कंसेप्ट क्लियर है, किसका कंसेप्ट हो गया क्लियर कि सॉलिड से हम कैसे लिक्विड में चेंज करते हैं किसी भी स्टेट, किसी भी मैटर को, ठीक है। टेम्परेचर का आपने इफेक्ट देखा। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे अब आपका लिक्विड, यानी कि ये जो प्रोसेस हुआ सॉलिड से लिक्विड क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग बोलेंगे, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि अब ये जो आपका लिक्विड है, यानी यहाँ पे सॉलिड हो गया अब आपका ये, ठीक है, आपने सॉलिड को चेंज करके क्या चीज में बदल दिया, ये आपका पूरा का पूरा लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब ये जो पानी आ गया मेरे पास, अब इस पानी को मुझे फर्दर चेंज करना है सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना। इस पानी को हमें क्या करना है, सॉलिड स्टेट में चेंज करना है। यानी बर्फ को आपने चूल्हे पे चढ़ा दिया, थोड़े देर के बाद वो बर्फ क्या हो गया, पूरा लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक लिक्विड लेंगे एक कंटेनर में, और उस कंटेनर को मैं गैस के चूल्हे पे चढ़ा दूंगा, यानी कि लिक्विड को मैंने गैस के चूल्हे पे चढ़ा दिया, ठीक है। और अब कुछ देर के बाद, ठीक है समझिएगा,
चढ़ा दिया था, सॉरी सॉलिड को मैंने गैस पे चढ़ा दिया तो वो लिक्विड में चेंज हो गया। अब वो लिक्विड को मैं क्या करूंगा, फ्रीजर में ले जाकर रख दूंगा। कुछ देर के बाद वो फ्रीजर को जब मैं देख रहा हूँ खोल करके, तो ये लिक्विड क्या चीज में चेंज हो रहा होगा, आपका सॉलिड में। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग का प्रोसेस कहते हैं। ये हमने कल देखा था। फ्रीजिंग मतलब क्या था आपका, जमना, यानी कि सॉलिडिफिकेशन इसको कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कंसेप्ट पे आते हैं, सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग पॉइंट भी आप इसे बोल सकते हैं। तो इसको अब हम लोग समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग फ्रीजिंग के कंसेप्ट को समझते हैं। यानी फ्रीजिंग का मतलब क्या हो गया आपका, सॉलिडिफिकेशन, या फिर आप इसी को हिंदी में क्या कहेंगे, जमना। ठीक है ना, सॉलिडिफिकेशन, या फिर इसको हमने हिंदी में क्या कहा था आपका, जमना। ये मैंने लिख दिया भाई पहले भी, और ये कंटेंट अपलोड भी हो जाएगा एप्लीकेशन में। तो सॉलिडिफिकेशन यानी फ्रीजिंग में हम लोग क्या करेंगे, आप लिक्विड को क्या करेंगे, फ्रीजर में रखेंगे, तो वह आपका लिक्विड क्या चीज में बन जाएगा, बर्फ में बन जाएगा, यानी कि आइस में चेंज हो जाएगा। आइस क्या है, एक सॉलिड फॉर्म में है, और यहाँ पानी क्या है आपका, लिक्विड में है, यानी ये पानी सॉलिड में चेंज हो गया। ठीक है, यानी पानी का सॉलिड में चेंज होना, उसको आप क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। अब देखिए कैसे ये काम होता है। देखिए यहाँ आपने क्या किया था, -10 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया था आपने, -10 डिग्री सेल्सियस पे आपने क्या किया था, बर्फ लिया था। ठीक है, फिर आपने हीट दिया तो -10 से टेम्परेचर डिक्रीज होते चला गया, डिक्रीज होते होते ये फाइनली यहाँ पर क्या हुआ, आपने देखा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मेल्टिंग का कंसेप्ट की, ये आपका बर्फ मेल्ट करके फाइनल अब ये किस स्टेट में आ गया था, पानी के स्टेट में आ गया। यानी कि अभी हमारे पास पानी ये वाला है। अब इस पानी को, यानी कि ये अभी पानी मान के चलते हैं 5 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास पानी है, यानी कि वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ से हीट का इजेक्शन करेंगे, यानी कि यहाँ से हीट क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। आप हीट क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकालेंगे, ये ध्यान रखना है, बाहर निकालेंगे। ठीक है ना, हीट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से निकालेंगे। हीट निकालेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। 5 के बाद ये टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस देखा हमने पानी का, फिर पानी का 4 डिग्री सेल्सियस के बाद 3 डिग्री सेल्सियस देखा, तो फिर हम देख रहे हैं कि पानी थोड़ा ठंडा फील होते चला जा रहा है। फिर 2 डिग्री सेल्सियस आया पानी का, और फिर 1 डिग्री सेल्सियस पानी का आ गया, और फिर आपका 0 डिग्री सेल्सियस पाया। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक क्या क्या चीज़ें घटनाएं घटी है, इसको हम लोग समझते हैं। पानी की बात की जा रही है, मतलब पानी की अगर पार्टिकल का मैं अगर फिगर बनाऊँ इस तरह से, ठीक है, तो पानी के पार्टिकल इस प्रकार से होंगे, थोड़े थोड़े से दूर दूर से होंगे। ठीक है, यानी इसके बीच क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कमजोर था, और स्पेस भी था, और इसके पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी भी था। ठीक है, मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी इनके पास थी। तो ये जो आप टेम्परेचर को, सॉरी आपने जो यहाँ से हीट निकाली, ये जो आप हीट निकाले 5 से 4 आया, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0 डिग्री सेल्सियस जब हो गया टेम्परेचर, ये टेम्परेचर आप कैसे रीडिंग कर रहे हैं, थर्मामीटर लगा के, आपको फिगर याद होगा। तो जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस तक आए तो ये हीट क्या काम किया, ये जो आपने हीट एनर्जी दिया He4 हीट एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा क्या किया, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो थी उसके काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। यानी कि जितना डिग्री, अब देखिए ये आप क्या कर रहे हैं, पानी को क्या चीज में बदल रहे हैं, सॉलिड में बदल रहे हैं, सॉलिड में बदल रहे हैं, यानी कि अब जो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल के पास क्या होती है, एकदम मिनिमम, या फिर बोल सकते हैं नेग्लिजिबल, वो केवल वाइब्रेट करता है। यानी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस तक आपने क्या कर दिया, इसके काइनेटिक एनर्जी को एकदम मिनिमम, यानी कि अब ये मूव ही नहीं कर पा रहा था। ठीक है, यानी कि सॉलिड के पार्टिकल का पहला एक प्रॉपर्टी आपने एक्वायर कर लिया यहाँ तक। इसके बाद फिर आपने क्या किया, हीट बाहर निकाला, उससे हीट बाहर निकाला आपने, तो आपको थर्मामीटर में 0 डिग्री सेल्सियस के बाद -1 दिखना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखा। फिर भी 0 डिग्री सेल्सियस फिर से दिखा, थोड़ी देर बाद फिर 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखा। तो आपने सोचा कहीं मैं जाके देखूं, आपने फ्रिज तो कहीं बंद नहीं कर दिया, या फिर आपके थर्मामीटर तो खराब नहीं होगी। तो लेकिन दोनों चीज प्रॉपर वे में सही काम कर रही थी। तो एक्चुअल में ये जो आप हीट निकाले यहाँ से, जो आपका हीट इजेक्शन हुआ, सॉरी ये जो आपका हीट इजेक्शन हुआ, ये हीट इजेक्शन आखिर कर क्या रहा था, तो ये क्या किया, ये जो हीट था इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर थी, ये हीट निकलने के कारण, ये हीट जो बाहर निकला इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहा था, ये स्ट्रॉन्ग कर रहा था। और इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया इस यहाँ तक, इतने देर तक कि ये फाइनल ये जो पार्टिकल थे एकदम पास पास आ गए, यानी कि क्लोजली पैक्ड हो गए। यानी कि जो सॉलिड के पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी थी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग लग रहा था, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग करने का काम किया ये हीट जो इजेक्शन हुई। तो फर्दर इसके बाद जैसे ही आपने देखा, उसके बाद टेम्परेचर आपका रीडिंग शो हुआ -1 डिग्री सेल्सियस, यानी अब ये पानी पूरी तरह से आपका किस फॉर्म में आ गया, बर्फ के फॉर्म में, यानी कि सॉलिड स्टेट में आ गया। चीजें समझ में आया, ये कंसेप्ट यहाँ पे पूरा क्लियर है। तो देखिए आपने यहाँ जो किया क्या कि लिक्विड से आपने जो सॉलिड में बदला, यानी पानी को जो आपने बर्फ बनाया, तो यहाँ पर आपने क्या किया, हीट का यहाँ पर क्या किया, इजेक्शन किया, या फिर आप लिखेंगे यहाँ पर हीट आपने क्या किया, रिलीज किया। ये वर्ड आपको याद रखना है।
देखिए आप जब सॉलिड से लिक्विड जा रहे थे तो यहाँ पर आप हीट एडिशन कर रहे थे भाई, याद रखना है हीट एडिशन हो रहा था यहाँ पर। लेकिन अगर आप लिक्विड से सॉलिड जा रहे थे, देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए मैं बार बार यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, रेलवे में पूछा गया है, ग्रुप डी का ही सवाल है, मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस तो देखिएगा कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं तब आप हीट एनर्जी गेन कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं। तो हीट एनर्जी क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं यानी कि गेन कर रहे हैं। या फिर जब आप लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जा रहे हैं तो हीट एनर्जी आप क्या कर रहे हैं, इजेक्ट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो ये सब पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब जो आपने देखा लिक्विड का सॉलिड में बदलना, ये किस टेम्परेचर में आपने देखा, पानी जो आपका लिक्विड में या सॉलिड कितने डिग्री सेल्सियस में, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रीजिंग पॉइंट, देखिए ये सब पॉइंट याद रखना है दोस्त, ये सब हालांकि बच्चे वाला क्लास की चीजें हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड आपसे पूछ लिया जाए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ये कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। या अगर आपसे पूछ ले मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो ये भी कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड यानी ये जो लिक्विड था ये फ्रीज कितने डिग्री सेल्सियस पे हुआ, यानी कि फ्रीज हो रहा था वहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हीट इजेक्शन करके कम कर रहा था, वो टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही थी, लिक्विड स्टेट चेंज होकर के क्या चीज बदल रहा था, सॉलिड स्टेट। और मैंने क्या कहा था कि जब भी स्टेट चेंज होगा तो टेम्परेचर क्या होता है आपका कांस्टेंट। तो देखिए ये भी टेम्परेचर कांस्टेंट था। या आप सॉलिड से लिक्विड में आए तब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, लिक्विड से आप सॉलिड स्टेट में गए तब भी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहा। इसीलिए मैंने कहा कि आप कोई भी स्टेट को चेंज करें, सॉलिड से लिक्विड जाए, लिक्विड से गैस में जाए, सॉलिड से गैस में जाए, आपका टेम्परेचर हमेशा उस टाइम कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड का, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए एक प्रैक्टिकल सवाल है, आपके आपके मतलब कि कई बार इंटरव्यू वगैरह में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके पास क्या है कि एक 0 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर एक आपके पास आइस है, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास पानी है, ठीक है। तो हमें बताइए इन दोनों में कौन सबसे ज़्यादा आपको कूलिंग इफेक्ट देगा, कौन सबसे ज़्यादा आपको कूलिंग इफेक्ट देगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जो आपका आइस है, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है आपका, ठीक है। और इस कंटेनर में जो पानी है, इस पानी का भी टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी है, ठीक है। तो आपसे कूलिंग इफेक्ट यानी कि दोनों में से कौन ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देगा, ठीक है। तो अब इस पे आपका थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं। पहले हमें एक चीज़ ये बताइए कि अगर आपको किसी से कोई हेल्प चाहिए होती है तो आप किससे हेल्प मांगते हैं, जो आपसे स्ट्रांग होता है। या देखिए एक हेल्प होना है कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो आप उससे, आपके जो स्ट्रांग होगा उससे हेल्प लीजिएगा। या अगर आपको किसी के पैसे की नीड होगी तो आप किसी अमीर पर्सन के पास जाएंगे। या किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो कोई एक नॉलेजेबल पर्सन, यानी कि कुछ ऊपर लेवल के लोग के से आप क्या करेंगे, संपर्क करेंगे। कब, जब आपको कुछ चीज़ें लेनी होगी, ठीक है, लेनी होगी। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका आइस था, इस 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में हम लोग क्या काम कर रहे थे, देखिए इस फिगर पे देखिए, ये आपका क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था। अब इस आइस का हम लोग क्या कर रहे थे, इसका स्टेट चेंज कर रहे थे, आइस से हम लोग क्या कर रहे थे, लिक्विड में चेंज कर रहे थे। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस था, इसको सॉलिड स्टेट से आप जब लिक्विड स्टेट में चेंज कर रहे थे, आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, हीट का एडिशन कर रहे थे। देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, हीट एडिशन कर रहे थे, ठीक है ना, हीट एडिशन कर रहे थे। और ये हीट का आपने क्या नाम दिया था, लेटेंट हीट का नाम दिया था, ठीक है। अगर आप इसको दे रहे हैं, इट मीन्स इसके पास 0 डिग्री सेल्सियस के पास उस चीज़ की कमी होगी। भाई कोई अगर ले रहा है यानी कि उसके पास उस चीज़ की कमी होगी, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर लेटेंट हीट नहीं था। अब ये जब पिघल गया फाइनली, तब इसके पास क्या हुआ, ये लेटेंट हीट ही इसको पिघलाने का काम किया है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम किया। यानी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस आइस था उसके पास क्या नहीं था, इस 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस था इसके पास लेटेंट हीट नहीं था, ठीक है ना, इसके पास क्या था, लेटेंट हीट नहीं था। लेकिन ये जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है आपका, ठीक है, इस 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी के पास आप क्या कर रहे हैं, ये पानी से आप क्या कर रहे हैं, हीट का इजेक्शन कर रहे हैं, हीट बाहर निकाल रहे हैं। इट मीन्स इसके पास हीट ज़्यादा है, तभी तो आप इससे हीट क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है भाई, यहाँ आप क्या कर रहे हैं, हीट बाहर निकाल रहे हैं, तब जा करके ये जो पानी है आपका सॉलिड स्टेट में आ रहा है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा, तभी तो इसका आप यहाँ से हीट निकाल रहे हैं ना। आप हीट निकाल रहे हैं यानी इसको आप ठंडा कर रहे हैं, और इसको आप अगर हीट दे रहे हैं यानी इसको आप गर्म कर रहे हैं। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के पास हीट कम होगा, तब तो आप उसको हीट दे करके ठंडा से गर्म कर रहे हैं। और ये पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीटेड है, यानी कि गर्म है कंपैरेटिवली 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ से, तभी तो आप इससे हीट निकाल रहे हैं। अगर आप अमीर के पास गए, इसका मतलब है कि उसके पास पैसा अधिक है। तो अगर इस 0 डिग्री
सेल्सियस के पानी के पास बात करें तो हीट यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, आप इससे हीट ले रहे हैं, यानी कि इसके पास हीट ज़्यादा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पानी, इन दोनों में ठंडा कौन आपको सबसे ज़्यादा देगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस का जो बर्फ़ होता है वो देता है। क्यों देता है, ये आपको कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। ये प्रैक्टिकली और अच्छा क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के, और ये अब ऐसे भी आपसे पूछ लिया जाता है ये सवाल। तो देखिए टेम्परेचर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब एक आपको ये चीज़ याद रखना है कि अब प्रेशर का देखिए, दो फैक्टर मैंने बोला था, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर क्लियर हो गया, और अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया है तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी? तो आपको जवाब देना, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है आपका, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, जैसे ही आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये आप याद रखेंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। देखिए जो हमने देखा फ्रीजिंग पॉइंट, तो अब कुछ इंप्यूरिटीज की क्या इफेक्ट पड़ती है, अगर आपने पानी में कुछ इंप्यूरिटीज मिला दिया है तो उसका इफेक्ट समझते हैं। देखिए इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इंप्यूरिटीज ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि अशुद्धियों का क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आपने पानी में अशुद्धि मिला दी है तो। देखिए सबसे पहले हम ये बताइए, जो आपका प्योर वाटर है, ठीक है, जो प्योर वाटर यानी कि जो शुद्ध जल, इसमें कोई भी इंप्यूरिटी, कोई अशुद्धि नहीं है, तो इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर ये फ्रीज कर जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज कर जाता है। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज कर जाना, यानी कि ये पानी आपका सॉलिड यानी कि आइस में चेंज हो जा रहा था। लेकिन अब आपने क्या किया, ये प्योर वाटर जो था आपके पास, ठीक है, इसके साथ आपने कुछ इंप्यूरिटीज ऐड कर दी है, यानी कि आपने क्या कर दिया, कुछ अशुद्धिज मिला दी है। तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा? तो समझिएगा, जैसे कि प्योर वाटर आपके पास, ठीक है, ये पूरा प्योर वाटर था, यानी प्योर वाटर था, यानी कि वाटर क्या, मैटर है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना था। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये जो प्योर वाटर था इसमें आपके टोटल 100 पार्टिकल्स थे, ठीक है ना, यानी कि 100 कण थे। तो ये 100 कण से आप क्या कर रहे होंगे, हीट का रिलीज कर रहे होंगे, हीट बाहर निकाल रहे होंगे। समझ रहे कि नहीं, हीट बाहर निकालना मतलब यहाँ वाला ये वाला कंसेप्ट, यानी कि ये जो पानी था यहाँ से आप हीट बाहर निकाल रहे थे, तो अभी कितने पार्टिकल्स आपको हीट बाहर निकालना था, 100 पार्टिकल से आप बाहर निकाल रहे थे, ठीक है। तो फाइनली बाहर निकाल के आपने 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, यानी कि उसके काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया, सबसे मिनिमम। और फिर आपने जो हीट निकाला वो हीट, यानी कि जो छुपी हुई हीट थी, वो छुपी हुई हीट क्या काम किया, उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और फाइनली वो पानी क्या चीज बन गया, सॉलिडिफाइड हो गया, यानी कि फ्रीजर, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में पहुंच गया था, ठीक है। तो अभी आपने 100 पार्टिकल के बीच में ये हीट निकाला, लेकिन आपने जैसे इंप्यूरिटी ऐड कर दी, तो अब देखिए ये इंप्यूरिटी ऐड करने के कारण क्या हुआ, पानी का तो पार्टिकल 100 था ही, ठीक है, साथ के साथ कुछ इंप्यूरिटी एडिशन कर दिया, तो मैं मान के चल रहा हूँ वो 50 पार्टिकल होंगे, कुछ अशुद्धि है, कुछ तो उसके भी कण होंगे, तो टोटल अब कितना पार्टिकल हो गया, 150 पार्टिकल्स हो गए। तो देखिए अभी आपके पास 100 पार्टिकल्स थे, ठीक है, यानी 100 पार्टिकल्स, अब आपके पास 150 पार्टिकल्स है। तो सिंपल से बात है, आपको अब बहुत अधिक हीट क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। पहले कम, क्योंकि आपको 100 पार्टिकल के बीच की काइनेटिक एनर्जी को कम करना था, अब आपको 100 नहीं, अब 150, 50 लोग और एक्स्ट्रा आ गए, तो उससे भी आपको क्या करना है, उसके काइनेटिक एनर्जी को कम करना है, यानी उसके हीट को बाहर निकाल रहे होंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और अधिक हीट क्या करना होगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आप 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो सॉलिड लिक्विड सॉलिड स्टेट में बदल रहा था, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपका फ्रीजिंग पॉइंट और डिक्रीज कर जाएगा, -1 डिग्री सेल्सियस पे जा जाएगा, या फिर हो सकता है -2 भी जाएगा, ये कोई फिक्स नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है, आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या कर जाएगा, आपका वो भी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जो 0 डिग्री सेल्सियस में पानी फ्रीज हो जा रहा था, जम जा रहा था, अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं करके, अब हो सकता है वो शायद -1 डिग्री सेल्सियस जब तक फ्रीजर का ना हो तब तक नहीं जमेगा, या फिर -2 डिग्री सेल्सियस पे ना हो जाए तब तक नहीं जमेगा, या फिर -3 डिग्री सेल्सियस पे ना आ जाए तब तक वो फ्रीजर आपका बर्फ में वो पानी को नहीं बदल पाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ इंप्यूरिटीज आ गए, कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ गए, अब इस पार्टिकल से भी अब उसको हीट निकालना पड़ा, जिसके कारण उसको और टेम्परेचर कम करना पड़ रहा है। जैसे एसी है, ठीक है ना भाई, एसी अगर छोटा सा रूम पे चल रहा है, यानी कि उसको थोड़ा कम एरिया को ठंडा करना पड़ा तो वो जल्दी कर देगा, लेकिन अब बड़े रूम है तो भाई उसको बड़ा काम करना पड़ रहा है, बड़े जगह में काम करना है, इसलिए उसको और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तब जाकर रूम ठंडा होगा। इस एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, लेकिन ये प्रैक्टिकल जो एग्जाम्पल मैंने अभी पार्टिकल का दिया, इससे समझिएगा। तो अगर आपने इंप्यूरिटी इंक्रीज कर दी है पानी में, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, यही पॉइंट मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। एक और लास्ट पॉइंट बचता है आपका फ्रीजिंग से, प्रेशर इफेक्ट को। मेल्टिंग पॉइंट का मैंने बता दिया, प्रेशर इफेक्ट क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर इफेक्ट क्या होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट पे, इसको समझिएगा। ये फ्रीजिंग पॉइंट का बता रहा हूँ मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्रेशर इफेक्ट ऑन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि दाब का प्रभाव जमने
जमनांक में, ठीक है ना, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होगा। तो अगर आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पर भी बस वही याद रखना है, आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी आपका डिक्रीज कर जाएगा। जिस प्रकार से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा था आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा। बस इतना आपको पॉइंट याद रखना है। तो क्या क्या हो गया, एक तो आपने इंप्योरिटीज़ की एडिशन कर दी तो आपकी क्या हो गई, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगी। क्यों डिक्रीज कर जाएगी, चीज़ें क्लियर है। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। और अगर आपका मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाएगा प्रेशर इंक्रीज करने पे तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने पूरा का पूरा चीज़ आपको मैंने यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर दी है। आई थिंक कि आप कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो अब हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, तो हमने कंप्लीट क्या किया कि सॉलिड से, ठीक है, लिक्विड जाना हमने समझ लिया। यानी कि मैं उस फिगर को निकालता हूँ। हमने ये देख लिया कि कैसे सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, यानी कि सॉलिड के पार्टिकल कि कैसे हमने प्रॉपर्टीज चेंज की, टेम्परेचर इंक्रीज करके और प्रेशर इंक्रीज। तो टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो क्या हुआ, आपका ये जो पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज थी वो क्या हो गई, आपकी चेंज हो गई लिक्विड में। उसको हमने कहा मेल्टिंग पॉइंट। उसमें हमने जाना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। उसमें चीज़ें देखी कैसे पार्टिकल पहले क्या हुआ, उसके काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम किया गया और फिर फर्दर लेटेंट हीट जो आई उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम किया गया। फिर इस पानी को हमने कैसे बर्फ में बदल दिया, यानी कि जो फ्रीजिंग कंसेप्ट था, यानी कि सॉलिडिफिकेशन कंसेप्ट को जाना। प्रेशर इंक्रीज करने पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और प्रेशर इंक्रीज करने पे आपकी जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर इस लिक्विड में या फिर प्योर वाटर में अगर आपने कुछ इंप्योरिटीज ऐड कर दी है तो इंप्योरिटी ऐड करने से आपकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, वो डिक्रीज कर जाती है। ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है आज का। तो अब फर्दर आगे अब हम लोग देखेंगे आपका ये जो लिक्विड है ये लिक्विड कैसे गैस में बदलता है, ठीक है ना। लिक्विड कैसे गैस में बदल जाएगा और गैस कैसे लिक्विड में बदलेगा, यानी कि वेपराइजेशन कंसेप्ट को समझेंगे। और इस वेपराइजेशन में हम एक पॉइंट और सीखेंगे, जैसे यहाँ हमने सीखा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसी प्रकार यहाँ देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और फिर हम लोग ये जानेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका सब्लिमेशन वाला कंसेप्ट, यानी कि सॉलिड से कोई कैसे आपका गैस में बदल जाता है। और ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाना, यानी अभी हम बर्फ को क्या किए, पानी में बदले, अब इसी पानी को फिर और हीट देंगे चूल्हे पे चढ़ा करके तो वो फिर फाइनल क्या हो जाएगा, गैस में बदलेगा। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे कपूर, नेपथलीन, ये डायरेक्ट सॉलिड से वो आपका गैस में चेंज हो जाता है। तो ये कैसे काम करेगा इसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर प्रेशर के इफेक्ट को इंपॉर्टेंट होगा थोड़ा समझना, और टेम्परेचर तो समझना ही है, ठीक है। तो ये सेशन आज यहीं पे एंड करते हैं। फर्दर नेक्स्ट सेशन में हम लोग जानेंगे वेपराइजेशन और कंडेंसेशन के कंसेप्ट को।